हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं यार। फाइनली आपके लिए इस चैप्टर में, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं पावर शेयरिंग। एक चैप्टर होगा एसएसटी का, क्लास 10th का, जो कि पहला चैप्टर माना जाता है। इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले पावर शेयरिंग। तो उसके पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जानकारी के महत्वाकांक्षा के रूप में देखते हैं, तो उस हिसाब से मैं बता दूं। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। चैप्टर नेम पावर शेयरिंग को आज काफ़ी आसानी तरीके से करने वाले हैं यार, ये मेरा 100% गारंटी। इस वीडियो को देखोगे, देखने के बाद तुम्हें तो एक टॉपिक आसानी तरीके से क्लियर हो ही जाएगा, 100% गारंटी के साथ। प्रतीक पांडे का नहीं समझ में आया तो वीडियो को छोड़ के चले जाओ। अगर समझ में आता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना भैया कि आपकी टेक्निक जो पढ़ाने की वो काफी अच्छी लग रही है। तो उसके पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है इसके पीडीएफ्स एंड नोट्स को देने के लिए। इसका नोट्स मैंने दे रखा है अपने ऑफिशियल इसी चैनल पे, तो नोट्स भी तुम जाकर प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हो। आफ्टर दैट फॉलो मी इंस्टाग्राम @propratik1718। दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होती है मेरे दोस्त तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो उसके बाद चीजें हम कवर करने वाले हैं बहुत ही आसानी तरीके से। आई होप कि रिमोट काम नहीं कर रहा है। हाँ भाई, यहां पे देख रहे हो, आज हम बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग को लेके। आखिरकार पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है पावर शेयरिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मुझे बता दो कि तुम अकेले हो, ठीक है। तुम्हें इंडिया के मतलब एक कहते हैं ना, हाईलाइटेड पीपल के बारे में जाना जाता है। तुम जानते हो, किसको जानते हो? मान ले तो तुम अंबानी को जानते हो। अंबानी को क्या किया जाए, पूरी पावर अंबानी को दे दी जाए, तो क्या वो संभाल लेंगे पूरी पावर? ना कोई वहां पे डीएम होगा, ना कोई सीएम, ना कोई पीएम, ना कोई कुछ भी नहीं होगा। उन्हीं को संभालना है, अपने हिसाब से वो संभालेंगे। पूरी पावर उनके पास है और जितने लोग भी हैं सब लोग इक्वल है। तो क्या वो कर पाएंगे? मेरे को तुम बताओ। सपोज तुम्हें ही कर देते हैं यार, तुम्हें जिले का ही पूरा पावर दे देते हैं, अकेले तुम्हें संभालना है, संभाल पाओगे? नहीं ना। कुछ पावर्स को तुम शेयर करोगे ना, कि उसको कलेक्टर बना दिया जाए, उसको वो बना दिया जाए, उसको एसआई बना दिया जाए, उसको हवलदार बना दिया जाए, तो पावर थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना दोस्त। हाँ, हवलदार की भी तो अपनी एक पावर होती है। एसआई लेवल जो अधिकारी होते हैं उनकी भी तो एक पावर होती है। जो एसएसपी होते हैं उनकी भी तो एक पावर होती है कि नहीं होती है? तो पावर डिस्ट्रीब्यूट तो किया गया ना, तो उसी के लिए हम उसी के बारे में, इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंतर्गत उसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। आखिरकार पावर शेयरिंग क्या क्या होता है, पावर शेयरिंग, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यार इस वीडियो के माध्यम से जिस तरीके से तुमने पावर शेयरिंग को आसानी तरीके से समझा, उसी तरीके से तुम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे होगे, वो भी काफी आसानी तरीके से। वो भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसमें कहीं जूझने की जरूरत नहीं कि भैया ये पढ़ा वो पढ़ा, तुरंत जाके लिख के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, पूरा देखने के बाद तुम्हें जज करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही तो काफी अच्छी बात है। तो इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंतर्गत कुछ पावर्स होते हैं, उसको हम शेयर करते हैं कि भाई वो अगला बंदा ये है। अब सीएम तो ही है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले होंगे, उस जिले का एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी नीचे कोई पद होती है, उसके नीचे भी कोई पद होता है। फिर थाना चौकी दिया जाता है, उसमें भी कोई अधिकारी लेवल का होता है, तो उसकी भी एक पावर होती है। हवलदार चौराहे पे खड़ा होता है, डर लगता है, तो उसकी भी एक पावर होती है। तो सेम कंडीशन पावर शेयरिंग के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, किसी भी सेक्टर की बात कर लो, हम इसी सेक्टर की बात नहीं करें, पुलिस सुरक्षा बल की बात करो, किसी भी सेक्टर की बात कर लो। एजुकेशन सेक्टर में भी दूसरी पावर होती है, प्रधानाचार्य हो गया, उसके नीचे हो गया, फिर टीचर्स हो गए, फिर मेंबर्स हो गए, फिर बैकएंड में जो काम कर रहे हैं, तो सबकी एक एक पावर होती है। उसी हिसाब से पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इस डेमोक्रेटिक ये जो डेमोक्रेटिक हमारा है, इसके अंतर्गत कैसे पावर को शेयर किया जाता है, किस तरीके से क्या है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, ठीक है भाई। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो काफी अच्छी बात है। तो पहले वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेल्जियम एंड श्रीलंका के लिए बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या एथनिसिटी है। उसके बाद मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका पढ़ने वाले हैं, एकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ने वाले, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग लास्ट में पढ़ेंगे, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग का। बट इस वीडियो में पहले हम कवर करने वाले हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका को। क्या कवर करेंगे? बेल्जियम एंड श्रीलंका। नेक्स्ट वीडियो आपकी 4 पार्ट बनेगी ये वीडियो का। फिर से मैं बोलूंगा कि ये वीडियो का 4 पार्ट बनेगा। बेल्जियम एंड श्रीलंका पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मेजोरिटेनिज्म एंड श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। 3 वीडियो और बनेगी जिसमें हम पावर शेयरिंग को पूरा अच्छी तरीके से कवर कर रहे होंगे। तो तुमने पावर शेयरिंग टॉपिक को समझाना यार, टॉपिक क्यों रखा गया है, पावर शेयरिंग का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, उसी हिसाब से, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेल्जियम एंड श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। पहले कंपोजिशन एथनिक। अब भैया ये जो एथनिक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, मुझे समझा दो। तो मैं इसकी मीनिंग तुम्हें समझाने जा रहा हूं। मैं इसकी मीनिंग काफी आसानी तरीके से तुम्हें समझाऊंगा। एथनिक का मतलब क्या होता है, मुझे नोट खोल लेने दो, ठीक है भाई।
एथनिक का मतलब क्या होता है भैया? एथनिक वर्ड ही मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। आखिरकार एथनिक होता क्या है? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एथनिक कंपोजिशन क्या होता है। जैसे समझो, यही तो मीनिंग थी ना यार, एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कंपोजिशन यही तो होता है ना भाई, एथनिक कंपोजिशन। अब एथनिक कंपोजिशन मान लो भाई ये पूरा तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, पूरा भारत है। सपोज कर लेते हैं, मान लो ये पूरा तुम्हारा क्या है, बेल्जियम है, मान लेते हैं, ठीक है, पूरा बेल्जियम है। तो इस बेल्जियम के अंतर्गत कई प्रकार के तो लोग पाए जाएंगे। एक ये हो गया भाई, दो ये हो गए, हाँ भैया दो ये हो गए। उसके बाद बात कर लेते हैं, दो ये हो गए, हाँ भैया दो ये हो गए। अब इसी के अंतर्गत तीन इधर भी तो पाए जाएंगे, तीन इधर हो गए, ठीक है भैया, एक इधर हो गया, चार मान लो इधर हो गए, हाँ, दो इधर, तीन इधर, चार इधर, मिल गए कि नहीं मिल गए? अब मान लेते हैं कि इनका रिलीजन ए, इनका रिलीजन ए, इनका रिलीजन बी, इनका रिलीजन सी, इनका रिलीजन डी। ये क्या बोलते हैं? डच। ये क्या बोलते हैं? जर्मनी बोलते हैं। ये मान लीजिए क्या बोलते हैं? सपोज करते हैं, मान लो ये फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो ये हिंदी बोलते हैं और कुछ आ गया इंग्लिश बोलने वाला, तो सबका जिस हिसाब से बोलते हैं उस हिसाब से उनकी प्रायोरिटी अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई? बताओ। डिवीजन बेस्ड इन द ये शेयर्ड कल्चर, डिवीजन बेस्ड इन शेयर कल्चर एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है। मैं डच बोलता हूं तो हमारी सारी प्रोस्पेक्टिव जो होती हैं वो अलग हो जाएंगी। अगर ये जर्मन बोलता है तो उसकी सारी प्रोस्पेक्टिव जो होती हैं वो अलग हो जाएंगी। अगर भाई हिंदी बोल रहा है, पूरा प्रॉस्पेरस जो भी है वो अलग हो जाएगा। तो उसी हिसाब से तो इनकी कंडीशन बताई जाती है ना। मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, अरे यार इंग्लिश बोल रहा है, तो उस हिसाब से तो मैं सोचूंगा, उस हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करूंगा। तो सेम कंडीशन एथनिक कंपोजिशन के अंतर्गत यही होता है। इनका एक रिलीजन हो जाएगा, इनका एक, अगर ये डच बोलते हैं तो इनका एक रिलीजन हो गया, अगर ये जर्मन बोलते हैं तो इनका एक रिलीजन होगा, अगर ये हिंदी बोलता है भाई तो इसका एक रिलीजन होगा, अगर भाई उर्दू बोलता है तो इसका एक रिलीजन हो जाएगा, अगर ये भैया फ्रेंच बोलता है तो इसका एक अलग रिलीजन हो जाएगा। तो अलग रिलीजन में अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती हैं, अलग रिलीजन में अलग अलग प्रकार के रूल्स होंगे। तो वही कंडीशन यहां पे बताया जाता है एथनिक कंपोजिशन, कि कितने लोग क्या, कितने परसेंट लोग बोलते हैं क्या फ्रेंच बोलते हैं, कितने परसेंट लोग बेल्जियम बोलते हैं, कितने परसेंट लोग डच बोलते हैं। तो ये तरीके हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आई होप कि एथनिक कंपोजिशन आपको काफी आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो काफी अच्छी बात है। सेम कंडीशन देख लो यार, सेम कंडीशन। तुम हमारे यहाँ क्या होता है इस डेमोक्रेटिक इंडिया में, हमारा ये होता है कि यार वो गंदा दिख रहा है, इसका मतलब उसको हिंदी बोलने की औकात नहीं, वो भोजपुरी बोल रहा होगा। हमारे यहाँ का डेमोक्रेटिक यार, इसको इसके ताल्लुक मत करना, बट चीजें तुम समझ सकते हो आखिरकार एथनिक का मतलब क्या होता है। और यार वो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, वो इंग्लिश बोलता होगा यार, काफी अच्छा है, चलो उससे हम दूर रहते हैं। और यार भैया वो मीडियम लग रहा है, इसका मतलब वो हिंदी बोलता होगा। तो हमारे यहाँ का डेमोक्रेटिक ये कहता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को समझना होगा तो डेमोक्रेसी के डीप में जाना पड़ेगा ना मेरी जान। तो यही कंडीशन मैं तुमसे बताना चाहता हूं यार, कि सब चीजें एक रूप से दिखावे के लिए भी होती हैं। अगर मान लो मैं इंग्लिश बोलता हूं तो मेरा एक अलग तरीका हो जाएगा, अगर मान लो उर्दू बोलता है तो भाई मुस्लिम ही होगा। तो सेम कंडीशन यहां पे यही हो गया। तो अगला बंदा रिलीजन ए के माध्यम से, रिलीजन बी, रिलीजन सी, रिलीजन डी, ठीक है। गॉट माई पॉइंट? ओके, चलो भाई इसको हम एग्जिट करते हैं। फाइनली फिर से हम किस पे आ जाते हैं, अपने पावर पॉइंट पे आ जाते हैं। इसको क्लोज करते हैं, यहां से प्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? अब एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम के बारे में जानने वाले कि बेल्जियम में कितने परसेंट लोग क्या बोलते हैं, कितने परसेंट लोग क्या बोलना वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं। 59 सॉरी यार 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। फ्लेमिश रीजन। अब डच लैंग्वेज ये देखो यहां पे ये क्या है, मेजोरिटी में है। यहां पे ये क्या है भाई, मेजोरिटी 59% लेके मेजोरिटी में है कि नहीं है भाई? बताओ। 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं और उसमें वो क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये डच लैंग्वेज वाले हो गए, येलो कंडीशन वाले। तो 59% किस में आ जाएंगे, मेजोरिटी में आएंगे। फिर देखते हैं यार, अनदर 40% पीपल लिव्स इन द वैलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। अब 40% क्या है, वैलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच। यहां पे हम बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम के अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही हैं। बेल्जियम के अंतर्गत फ्लेमिश रीजन आता है जिसमें डच लैंग्वेज 59% लोग बोलते हैं, और बेल्जियम के अंतर्गत वैलोनिया रीजन आता है जिसमें फ्रेंच बोली जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 40%। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 40। मतलब मेजोरिटी में ये आ गए, माइनॉरिटी में ये आ गए। क्लियर हो? क्लियर। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। तो ये आ जाएगा इसके अंतर्गत, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है इसके अंतर्गत आ जाएगा जर्मन, ठीक है। इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% इन डच स्पीकिंग।
अब भाई बात आ गई, ये देखो, जैसे भैया क्या बोल रहे हैं, इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स में 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच, वाइल 20% लोग क्या बोलते हैं, डच स्पीकिंग करते हैं। 20% लोग क्या करते हैं इसके अंतर्गत 20% लोग क्या करते हैं, 20% लोग भैया डच स्पीक करते हैं, एंड प्लस 80% लोग क्या करते हैं, फ्रेंच स्पीक करते हैं। 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग करते हैं। चलो भाई, किस तरीके से समझोगे, नहीं समझ रहे हो। ये एक देखो, ये एक तुम्हारा क्या हो गया, बेल्जियम हो गया। इस बेल्जियम के अंतर्गत एक कैपिटल भी तो पाया जाएगा। जिस प्रकार से भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के अंतर्गत इतने लोग हिंदी बोलते हैं, इतने लोग इंग्लिश बोलते हैं। उसी प्रकार से इनका एक कैपिटल है ब्रसल्स। ब्रसल्स के अंतर्गत कितने लोग, 20% लोग डच बोलते हैं, 80% लोग क्या बोलते हैं भाई, फ्रेंच बोलते हैं, वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। क्लियर हो। जिस प्रकार से मैं बोला ना भाई, मान लो ये जो इंडिया है, ठीक है, अब इसमें कैपिटल क्या, मान लो दिल्ली को ही रख लेते हैं। दिल्ली को तुमने रखा, दिल्ली मैंने बोला कितने % लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, और इतने % लोग ये, तो उसमें मेजोरिटी में क्या, उस कैपिटल के मेजोरिटी में कौन है, उस कैपिटल के मेजोरिटी में भैया है फ्रेंच वाले। 80% लोग फ्रेंच बोलना पसंद करते हैं, 20% लोग डच स्पीकिंग करते हैं उस कैपिटल के मेजोरिटी में। अगर बेल्जियम के मेजोरिटी में देखें तो 59% वाले लोग ही हैं, माइनॉरिटी में ही आ जाएंगे। बट उस कैपिटल के मेजोरिटी देखें तो इस पॉइंट के हिसाब से तुम करोगे। फिर से आई रिपीट यार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। क्लियर हो, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। चलो, यहां पे रीजंस फॉर टेंशन। यार अब सिंपल सी बात है, जब चीजें हो रही हैं तो यहां पे कुछ तनाव के भी कारण होंगे। क्या कारण है, आई विल डिस्कस हियर। ओके, चलो। The minority French speaking community was relatively rich and powerful। जो माइनॉरिटी में है, यानी जो फ्रेंच स्पीक करते हैं, मेजोरिटी में नहीं माइनॉरिटी में है, उनकी जो कम्युनिटी है वो काफी रीच है एंड पावरफुल है। सेकेंड, दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। देखो यार, अब यहीं पे डच स्पीकिंग वाले क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं कि भैया मेजोरिटी में तो हम है, तो हमारे पास पावर नहीं है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास एजुकेशन है। और जो माइनॉरिटी में है उसके पास पावर भी है, पैसा भी है, एजुकेशन भी है। ये गलत हो रहा है ना। तो यही कंडीशन है भाई, यहां पे यही रीजन है टेंशन के, तनाव के, यही रीजन है। तो वही रीजन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जो माइनॉरिटी में है यहां पे उनको रीच है एंड पावरफुल है, बट जो मेजोरिटी में है उनके पास ना शिक्षा है, ना पैसा है, ना पावरफुल है। ठीक है। The tension between the two communities was more acute in Brussels। यही ब्रसल्स में टेंशन का कारण है, यही 2 पॉइंट। Brussels presented a special problem। The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital। क्या बोला जा रहा है भाई, Brussels presented a special problem। क्या प्रॉब्लम है, Dutch speaking people constituted majority in the country। कंट्री में मेजोरिटी किसकी है भाई, डच स्पीकिंग वालों की। यहां पे ये ग्राफ तो देख मेरे दोस्त, यहां पे एक ग्राफ तो देखो 59% का, ये मेजोरिटी हुई ना कंट्री में, कंट्री की बात करी। बट जब कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल में ये क्या हो जाएंगे, द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल में इनकी माइनॉरिटी है। तो उसी हिसाब से माइनॉरिटी में आपके आ जाएंगे फ्रेंच स्पीकिंग वाले पावरफुल एंड रिच। यही एक टेंशन का कारण है ब्रसल्स के अंतर्गत। भाई इतने आसानी तरीके से आई होप कि कोई नहीं समझा रहा होगा। अगर नहीं समझा रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलो, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका के बारे में आज पढ़ लेते हैं। श्रीलंका में क्या क्या चीजें हैं। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। ठीक है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीक्स 74% एंड द तमिल स्पीकर 30%। अब यहाँ पे सिन्हालास देखो, यहाँ पे ये है, इसमें कितने लोग बोलते हैं 74%, एंड तमिल स्पीकर कितने हैं, तमिल स्पीकर्स यहां पे आपके हैं 80%। तो 74 + 80 इसको कर लिया। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंका तमिल्स 30%। अब यहां पे श्रीलंका तमिल्स के अंतर्गत कितने लोग आते हैं, 13%। ठीक है। द रेस्ट who forefathers came from India as a plantation workers during a colonial period are called Indian Tamils। जैसे क्या होता है यार कि
यहाँ पे इंडियंस तमिल्स, तुम समझ रहे हो भैया, इंडियन तमिल्स मतलब समझा नहीं। जैसे हमारे जो पूर्वज उर्वज रहते हैं, ब्रिटिशर्स जब हमें बुलाए कंपनी में काम वगैरह करने के लिए, तो जब हमारे फोर फादर्स की बात, पूर्वजों की बात हम कर रहे हैं, तो उस समय जो इंडियंस गए थे वो भी तो तमिल बोलना सीखे होंगे, तो उनकी भी कंक्लूडिंग यहाँ पे की गई है, द रेस्ट हूज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स के ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियंस तमिल। तो इंडियंस तमिल्स के भी अंतर्गत यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, इंडियन तमिल्स। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, मोस्ट ऑफ द सिनाल स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम। बहुत से लोग यार इसमें जो मोस्ट ऑफ द सिनाल स्पीकिंग पीपल्स जो हैं, इसमें कुछ लोग बुद्धिस्ट भी हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स, कुछ तमिल्स भी हैं, कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुस्लिम भी हैं जो सिन्हाला स्पीकिंग करते हैं, जो सिन्हाला स्पीकिंग करते हैं। हाँ, कुछ लोग तमिल्स भी बोलते हैं, कुछ लोग हिंदूज बोलते हैं, कुछ लोग मुस्लिम भी। देयर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, और 7% क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो तमिल एंड सिन्हाला दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ तुम समझ लेना। आई होप कि ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेक्शन में भी हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और हाँ, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लेना।